हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए आप लोग स्टडी बिहार फैमिली से जुड़ जाए, क्योंकि स्टडी बिहार फैमिली आपको A to Z हर चैप्टर का कंसेप्ट देगा। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो बेहतर कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, और बेहतर कंसेप्ट आपको स्टडी बिहार फैमिली के माध्यम से भी ही आपको मिल सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो पहला चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चैप्टर वाइज नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर स्टडी की जरूरत होती है, और बेहतर स्टडी आपको स्टडी बिहार फैमिली से ही मिल सकता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन एवं परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन एवं परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? किरण चाहिए, किरण आलेख चाहिए। किरण आलेख क्या होता है? क्योंकि जब प्रकाश चलता है तो किरण के रूप में चलता है, टकराता है तो परावर्तन होता है। तो पहले किरण आलेख की व्याख्या समझेंगे। तो किरण आलेख किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को दर्शाने वाले पथ को क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। जैसे देखिए, किरण ऐसे चलता है, मतलब ऐसे ऐसे तिरछा चलता है। पर किरण जो होता है हमेशा, प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के चलने का पथ क्या होता है? एक सीधी रेखा। ऑब्जेक्टिव आपको यह क्लियर करते चलिएगा कि प्रकाश जो हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। किरण आलेख से आप क्या समझते हैं? किरण आलेख होता क्या है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को दर्शाने वाले जो पथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो इसका उत्तर क्या दीजिएगा? जवाब क्या लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराने के बाद पुनः वापस लौट आती है, तो इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरणें, या बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराने के बाद पुनः पहले वाले माध्यम में लौट आती है, या पहले वाले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं। अब इसकी किरण आलेख की व्याख्या समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के लिए किरण आलेख की व्याख्या करें। तो अगर किरण आलेख की व्याख्या कहा जाता है करने के लिए, तो अब क्या करेंगे? तो आपसे कहेगा प्रकाश के किरण आलेख की व्याख्या करें, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक ना सरल रेखा आप तैयार कीजिएगा ना, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो जैसे हम खींच दिए हैं, सीधा खींच दीजिएगा। प्रकाश के किरण आलेख की व्याख्या, अब देखिए यहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यह किरण जो आ रहा है यह क्या होता है? आपतित किरण होता है। आती हुई किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आकर यह माध्यम जो होता है, इस माध्यम के जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। और इसी आपतन बिंदु पर टकराने के बाद पुनः फिर वापस ऊपर क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इस लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं ना। और आपतन बिंदु पर सीधा जो लंब डाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपतन कोण आ जाता है। तो आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण यह हो गया और अविलंब यह हो गया। इसके बीच जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे ना। उसके बाद परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तित किरण यह हो गया और अविलंब यह हो गया। तो आप परावर्तित किरण और अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को
आर से सूचित करते हैं। किरण आलेख की व्याख्या यह जैसे जैसे हम लिखा गया ऐसे ऐसे व्याख्या कर दीजिएगा। इस तरह से चित्र के द्वारा न दर्शा कर और उसका नाम लिख दीजिएगा, तो यही क्या होता है, किरण आलेख की व्याख्या होता है। और इसके प्रत्येक पॉइंट की न परिभाषा व्याख्या करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, एक नंबर में आपतित किरण। तो क्या कहता है, किसी माध्यम के सतह से टकराने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि किसी माध्यम के सतह से टकराने वाले किरण को क्या कहते हैं ना, तो आपतित किरण कहते हैं ना। तो आपतित किरण क्या हो गया, यहाँ आकर ऐसे टकराए तो तीर के चिन्ह को अब ऐसे दीजिएगा, इस के तीर के चिन्ह रहता है तो आपतित किरण। आज जब परावर्तित किरण ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ तीर के चिन्ह दीजिएगा, तीर का चिन्ह भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद आपतित किरण समझ गए कि किसी माध्यम के सतह से टकराने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में क्या कहा, आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दूसरे माध्यम के सतह से टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण क्या होता है, दूसरे माध्यम के जिस बिंदु पर क्या करता है, टकराता है या मिलता है ना, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसे ओ से सूचित किया जाता है। तो आपतन बिंदु को क्या चीज से सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। उसके बाद जैसे देख ली आपतन बिंदु यह हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि परावर्तित किरण, किसी माध्यम के सतह से टकराने के बाद पुनः पहले वाले माध्यम में लौट आने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण समझ गए कि लौट जाने वाली, मतलब दूसरे माध्यम के सतह से टकराने के बाद पुनः पहले वाले माध्यम में जो लौट जाने वाली किरण होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब हो गया। उसके बाद क्या कहता है, आपतन कोण। तो आपतित आपतन, देखिए आपतन कोण कहा, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे आई से सूचित किया जाता है, जैसे फिगर में यहाँ दर्शा दिया गया है। और सब फिगर के माध्यम से आपको व्याख्या करके दिखाया गया, फिगर से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या कहा, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, तो वही आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे आपतन कोण कहेंगे। आप परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना देगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण से कोण को क्या करेंगे, आर से सूचित किया जाता है। तो परावर्तन कोण को क्या चीज से सूचित किया जाता है, आर से। तो याद रखिएगा। अब क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ना, या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखने के लिए कहेगा तो उत्तर क्या दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चाहे पहला क्या लिखेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो क्या होता है, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब जो होते हैं तीनों एक ही समतल में होता है। उसके बाद दूसरा में क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो साइन आई बराबर क्या हो जाता है, साइन आर हो जाता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे कह देगा तो 2 नंबर के कहेगा, तो यह आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे टॉपिक कवर क्या चीज को करेंगे, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, प्रतिबिंब क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से, या किसी बिंदु स्रोत कहिएगा चाहे वस्तु कह सकते हैं, कि किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का चाहे बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब
कहते हैं। मतलब किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें, मतलब मान लीजिए किसी वस्तु को प्रकाश पड़ता है उसके और उससे टकरा कर जब आता है ना, परावर्तन के बाद ना जिस बिंदु पर आकर मिलता है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं ना, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार के होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या बताइएगा, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहा जाता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो प्रतिबिंब समझ गए कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु वस्तु से या बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आप प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। अब जानिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु वस्तु या स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, उसे उस बिंदु स्रोत का चाहे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। मतलब वास्तव में मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब, आती हुई प्रतीत हो जाए परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो जाएगा, तो उस बिंदु स्रोत को चाहे बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। क्वेश्चन क्या कहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए कहेगा, तो आपको उत्तर में क्या बनेगा, उत्तर जब लिखिएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखकर डैश दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे पर अगर आप चेंज करके जैसे हम लिखे हैं सेम टू सेम ऐसा ही लिखिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखकर डैश देकर ना फिर इसका व्याख्या कीजिएगा। 1 नंबर में क्या लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। उसके बाद यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक कटान से बनता है, अवास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा बनता है इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब लिखकर यह लिख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, नीचे काल्पनिक प्रतिबिंब लिखकर डैश देकर फिर नीचे से लिखिएगा 1 नंबर में, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह प्रतिबिंब हो गया और प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है यह हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं कि दर्पण एवं दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक क्या है, वस्तु है। दर्पण क्या होता है, एक प्रकार के वस्तु होता है जो एक छवि को क्या करती है, दर्शाती है, या प्रतिबिंब को या चित्र को क्या करती है, दर्शाती है। जब प्रकाश की किसी दर्पण से उछलता है, मतलब किसी दर्पण से टकरा कर क्या करता है, पड़कर उससे उछलता है, तो आंख के लेंस या कैमरे के माध्यम से ना केंद्रित होने पर उसके सामने जो कुछ भी वस्तुएं ना रहती है उसकी एक छवि या प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई पड़ता है। क्या होता है, दिखाई पड़ता है। उसके बाद 2 नंबर में दर्पण क्या होता है। अब गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं ना, गोलीय दर्पण 2 को लिखा गया है, एक मत लिखिएगा। गोलीय दर्पण 2 बार टाइपिंग में थोड़ा अशुद्धि हो गया है कि गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, इसके चित्र आलेख की व्याख्या समझेंगे कि गोलीय दर्पण समझ गए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
जैसे गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण को देखिए, गोलीय दर्पण का नामांकित चित्र कहेगा व्याख्या करने के लिए, नामांकित चित्र खींचे तो ऐसे गोलीय दर्पण दर्शा दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए कलई किया हुआ रहता है, इसके ना बाहर वाले सतह पर कलई किया हुआ रहेगा तो यह क्या होता है, उत्तल दर्पण हो जाता है ना। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ बाहर वाले सतह पर ऐसे ऐसे कलई किया गया है, कलई किया गया है तो यह क्या किया, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ देखिए अंदर वाले सतह पर कलई किया हुआ रहेगा तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा ना। गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से सूचित किया जाता है। उसके बाद ना गोलीय दर्पण की जो मध्य बिंदु होती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है ना। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होता है मुख्य अक्ष माना जाता है ना, प्रधान अक्ष माना जाता है। मतलब C से CP जो हो जाएगा यह प्रधान अक्ष माना जाएगा। ध्रुव को P से सूचित कीजिएगा। अब देखिए परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह देखिए यहाँ उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ बाहर होता है जिस पर कलई नहीं किया हुआ रहता है। यहाँ अवतल दर्पण में बाहर वाली सतह पर कलई किया हुआ रहता है। और परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर वाले, मतलब जिसके सतह पर कलई नहीं किया रहेगा वह परावर्तक सतह माना जाता है। तो परावर्तक सतह अवतल दर्पण में अंदर के तरफ होता है, उत्तल दर्पण में बाहर के तरफ क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो यह व्याख्या आप समझ गए होंगे। उसके बाद C से यहाँ वृत्त के किसी बिंदु पर जब मिला दीजिएगा और वह रेखा जो बनाएगा वह क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहला जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। वक्रता त्रिज्या को क्या चीज सूचित करते हैं, R से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण का नामांकित चित्र ऐसे लिखकर ऐसे फिगर आप बना दीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखें। तो दर्पण ना, गोलीय दर्पण तो हम लोग समझ गए कि गोलीय जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, दो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग जानेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखने के लिए कहा देगा। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण के 3, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया, एक समतल दर्पण होता है। तो यह क्या हो गया, 3 प्रकार के दर्पण हो जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। अब इनकी व्याख्या देखेंगे किरण आलेख के द्वारा। तो समतल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, बराबर होता है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या कहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बाहर की तरफ उभरा हुआ, इसका मतलब है कि जिसके परावर्तक सतह का अंदर की तरफ धंसा हुआ, मतलब जिसके बाहर वाले सतह पर कलई किया हुआ रहेगा वह अवतल दर्पण। और जिसके परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, मतलब अंदर वाले सतह पर कलई किया हुआ रहेगा, वह क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण में क्या हो जाता है, ऐसे बराबर होता है, एक और कलई किया हुआ रहता है, पूरा मतलब सीधा रेखा होता है, तिरछा नहीं होता है। सीधा रेखा कर दीजिएगा, साफ सीधा ना, तो वह क्या हो जाता है, समतल दर्पण। एक और किधर भी एक और कलई कर दीजिएगा तो एक और परावर्तक तल हो जाएगा, चाहे परावर्तक सतह हो जाएगा। तो ऐसे फिगर को आप चित्रित कीजिएगा। तो आप समझ गए कि अवतल समतल दर्पण में क्या होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, आपको इसके किरण आलेख की व्याख्या और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाएंगे कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और इसके अंतर के बारे में इसके अगले वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इंप्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।